Good morning, students. This is your favorite Rajat sir, and we will be discussing the concept of moving coil galvanometer today. Okay, तो अभी मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर एक डिवाइस है जिससे बहुत कम जो करंट है उसे मेज़र किया जाता है। ज़्यादा करंट मेज़र करने के लिए तो हमें तो पता ही है कि एमीटर यूज़ होता है ना। तो एमीटर तो यूज़ होता ही है, लेकिन एमीटर खुद भी इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के। तो अभी कैसे क्यों बहुत कम करंट मेज़र करने के लिए यूज़ होता है, क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे काम करता है, और ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में क्यों आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि अगर मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, तो वहाँ पे अगर कोई लूप था जिसमें करंट जा रहा था, है ना, जिसमें करंट जा रहा था और जिसका एरिया सपोज ए है, इस लूप ने जितना एरिया ट्रेस किया वो ए है, और करंट अगर आई जा रहा था, तो उस लूप को अगर हम थोड़ा सा रोटेट करवा के छोड़ देते हैं तो उसमें एक टॉर्क आ जाता है जो इसको वापस ले जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में, और अनस्टेबल में जिस तरफ हम उसको डिस्प्लेस करते हैं उसी तरफ घुमा देता है ना। ये हमने देखा था। तो ठीक इसी प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो ठीक है, देखते हैं। और हमने क्या देखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हम आई ए से डिनोट करते हैं, एरिया ट्रेस्ड इनटू करंट। जैसे कि इसका एरिया ए था तो इसमें करंट जा रहा था आई लूप में, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट को आई ए से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जैसे हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर रहता है ना। नॉर्थ टू साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज बी। ओके, अभी क्या होता है कि यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है, होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है, जो कि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बना हुआ होता है, और ये बीच में ऐसे रखा हुआ होता है सिलेंडर। ठीक है, और इस सिलेंडर ये जो है इसे ऊपर से एक स्ट्रिंग से इस पे लटका हुआ रहता है। ठीक है, ये सिलेंडर एक स्ट्रिंग से ऊपर से नीचे इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऐसे लटका हुआ रहता है। तो अभी और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक करंट कैरिंग वायर लाया जाता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ऐसे आया वायर, ऐसे आते 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 फिर ऐसे गया, फिर इससे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड रेड हो गया दोनों। हाँ, ये लो, ये ठीक है। जैसे कि ऐसे वायर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर पूरा स्ट्रक्चर के अलोंग गया गया वायर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे 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 करके ऐसे जाता है। ठीक है, ये वायर इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पे इस तरह से लगा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, तो कोई करंट मान लीजिए आई वाला जिसको हमें मेज़र करना होता है, करंट ही तो मेज़र करता है ना गैल्वानोमीटर, करंट मेजरिंग डिवाइस है। तो एक्चुअली होता क्या है, डिवाइस का
पिक्चर कुछ इस तरह से होता है इन रियलिटी में, रियल लाइफ में डिवाइस कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे करंट का एक प्लस और माइनस को इनपुट करते हैं इस दोनों होल पे, ठीक है। और इसका मीटर होता है ऐसे 0 रहता है, फिर 1 2 3 करके एम्पेयर करके, -1 -2 -3 करके ऐसे रहता है। और इसमें एक कांटा सा ऐसा रहता है जो कि डिफ्लेक्ट होता है। पहले बिना कोई करंट भेजो तो ये 0 पे रहता है, अगर करंट आ जाए तो डिफ्लेक्ट होता है। जितना ज़्यादा करंट इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो आप आप 3 एम्पेयर दे दिए हो, तो ये क्या करेगा, 3 एम्पेयर पे जाके कांटा एकदम से स्टेबल होकर रहेगा। तो हमें पता चलेगा कि कितना करंट फ्लो हुआ, 3 एम्पेयर ऐसे डिवाइस से फ्लो होकर बाहर आया, राइट। तो प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल में यही होता है कि वायर से हमें पहले करंट को भेजा जाता है, और ये करंट पूरा घूम के ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमने ले लिया है, ऐसे पूरा घूम के फिर बाहर चला आता है, राइट। ओके, अब तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा। ऑब्वियसली देखिए, आप यूज़ करिए आपका राइट हैंड रूल जो है ना, करंट के तरफ ऐसे घुमाइए तो आपका थंब क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। आप देख सकते हैं राइट हैंड का थंब, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, चारों फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करिए, तो राइट हैंड का थंब एकदम आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड आएगा, बोर्ड से बाहर की तरफ, मतलब आपकी तरफ आएगा। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया ऐसा, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो ऐसा है, ठीक। ओके, यूनिफॉर्म मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दे तो उसमें टॉर्क आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है उस टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, उस टॉर्क का वैल्यू होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी, m क्रॉस बी। ये हमने दिखाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से, और करंट कैरिंग लूप अगर हम रखते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस कराते हैं, तो टॉर्क उसमें m क्रॉस बी आ जाता है, ठीक। तो हम इसे एक ऐसा करते हैं समझने के लिए, थोड़ा टॉप व्यू से लेते हैं। टॉप व्यू मतलब मान लीजिए कि ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऊपर से कोई एकदम सीधा देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ऊपर से ऐसे देखेगा तो ये कैसे दिखाई देगा, ये जैसे कि ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है राइट साइड में ऐसे, और इसमें थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इसमें लूप इनिशियली कैसा है कि वायर जो है ना ऐसे दिख रहा है। देखिए आप, इस तरह से वायर है, और आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा, ठीक है ना। बाकी मैग्नेटिक फील्ड हमने अगर ऐसे मान लो कि ऐसे इसका लूप के अलोंग अगर रहे तो ऐसे ऐसे लगेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है। तो कैसे दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, और इसके डायमेंशंस अगर मान लेते ए है तो डायमेंशन भी इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है,
तो टॉप व्यू आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके। अभी मान लीजिए कि ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, थीटा करके, थीटा करके थोड़ा सा रोटेट हो गया। मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा, ऊपर के तरफ है ना। अगर हम मानते हैं करंट इस तरफ जाते हैं, फिर नीचे से घूम के फिर ऐसे आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। ओके, अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है और बी तो राइट साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में उनका 90 डिग्री करके है एंगल अभी। तो एक कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हम रख सकते हैं इनिशियली कि लूप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 90 में ही रखा जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। और हमें एम क्रॉस भी टॉर्क का डायरेक्शन देगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा रोटेट कर जाता है तो ऐसे दिखेगा। मान लीजिए कि ऐसे रोटेट कर गया, ठीक है, तब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एम हो जाएगा ऐसा। तो ये थीटा हो गया, राइट, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाता है, 90 माइनस थीटा, राइट। तो हम इसको पहले 90 माइनस थीटा ना लेके अल्फ़ा मानते कि अल्फ़ा। क्यों अल्फ़ा मान रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि एम और बी ऐसे ही रहेगा इनिशियली, ऐसे भी रह सकता है ना। तो ऐसे रहेगा तो हम कैसे 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो इसलिए मान लेते कि जितना एंगल हो रहा है वो अल्फ़ा है। और ये अल्फ़ा किसके किसके बीच में है, और ये अल्फ़ा एंगल जो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, आप देखिए जब ये है मैग्नेटिक मोमेंट, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का एंगल है अल्फ़ा, राइट। ओके, तो हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, तो हम टॉर्क को इजीली लिख सकते हैं कि एम बी साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क ना इसको घुमाएगा। आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, अनस्टेबल स्टेट में हमने देखा था ना, हमने देखा था एक स्टेबल होता है एक अनस्टेबल। तो अनस्टेबल स्टेट से थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो ये घूमने लगेगा पूरा, राइट। तो पूरा घूमने लगेगा। अगर आपने लास्ट क्लास किया हो तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि पूरा घूमने लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि घूम रहा है, अगर यहाँ पे एक बात आ रहा है कि ऊपर से ना ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक ऐसा से एक सपोर्ट से बंधा हुआ है। अगर ये घूम गया, ऐसे मान लीजिए ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, तो ऊपर का स्ट्रिंग भी ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग घूमने से के वजह से एक और टॉर्क आ जाता है जिसको हम कहते हैं टॉर्शनल टॉर्क, राइट। वो कैसे आता है, आप इमेजिन करिए कि जैसे कि एक मोटा सा रस्सी है, ऐसे ही तो रहता ना, हाँ, ऐसा कुछ ऐसा करके रस्सी रहता है। तो आप इसको ना एक तरफ फिक्स करके दूसरी तरफ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, फिर छोड़ दोगे ना ये रिबाउंड करेगा, है ना। फिर घुमा के ऐसे टाइट हो जाएगा, टाइट सा हो जाएगा, तो ये फिर से रिबाउंड करेगा। तो उसी को टॉर्शनल टॉर्क कहते हैं हम। तो सेम ये अगर ये जो लूप है, लूप घूम जाएगा तो ऊपर का स्ट्रिंग भी घूम जाएगा, और ऊपर का स्ट्रिंग घूम जाएगा तो वो ऐसा टॉर्शनल टॉर्क देगा। मान लीजिए कि ये लूप ना थीटा घूमा है, लूप अगर थीटा घूमा है तो टॉर्शनल टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा का, राइट। एक्चुअली माइनस थीटा, क्योंकि बाउंस बैक करते हैं माइनस थीटा का, तो ये टॉर्शनल टॉर्क होता है माइनस सी थीटा, ठीक है। तो मॉड्यूलस जिसका मॉड्यूलस होता है सी थीटा, ओके। तो सी होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट मतलब क्या, मान लो कि
हम थीटा को 1 रेडियन कर देते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू सी आ जाता है ना। तो इसका मतलब है 1 रेडियन थोड़ा सा शिफ्ट करने से उस स्ट्रिंग में जितना सा टॉर्क फील हुआ उसे कहते हैं हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है ना। यूनिट थीटा शिफ्ट के लिए जितना टॉर्क जनरेट होता है उसे टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। तो अब देखिए ये एंगल जितना, ये टॉर्शनल टॉर्क के लिए पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसमें टॉर्क जाएगा, ठीक है। टॉर्क के वजह से ये डिस्प्लेस होगा। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूँ। टॉर्क की वजह से डिस्प्लेस रोटेट हो रहा है। एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये जो टॉर्शनल है, टॉर्शनल टॉर्क, वो तो इसको अपोज करेगा ना, इस रोटेशन को। तो इस रोटेशन को अपोज करेगा कौन? टॉर्शनल टॉर्क, ठीक है। टॉर्शनल टॉर्क हम टाउ टी लिख देते हैं। और यहाँ पे इसको घुमाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क है, टाउ भी हम लिख देते हैं। तो एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आना चाहिए कि टॉर्शनल जो टॉर्क है, रस्सी और नहीं घूम सकता, रस्सी का ऐसा मतलब और मोच नहीं आ सकता है, मोच मतलब और इसको घुमा नहीं सकते ऐसे करके। तो उस टाइम टॉर्शनल टॉर्क बैलेंस हो जाता है मैग्नेटिक टॉर्क के साथ। तो इस मोमेंट में क्या होगा, ये घूमना बंद हो जाएगा, है ना। ये घूमना बंद हो, यहाँ पे जितना टॉर्क जा रहा है और रस्सी का जो टॉर्शनल टॉर्क है, दोनों बैलेंस हो गया तो ये घूमना बंद हो जाएगा, ठीक। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, एम बी साइन अल्फा इक्वल्स टू सी थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर टॉर्क, मैंने उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं। ये वाला ये है और ये वाला ये है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखा हो। तो अब m का क्या होता है, m का हमें पता है। अगर इसका एरिया a है, अगर हमने लूप का एरिया a माना तो, और करंट हमने I माना, तो I a होता है मैग्नेटिक मोमेंट इनटू b साइन अल्फा इक्वल्स टू c थीटा, राइट। ओके, तो अभी वहाँ से हमारा करंट ही निकालनी है ना, मेन तो गोल यही है। गैल्वेनोमीटर से करंट ही निकालते हैं। तो सी थीटा डिवाइडेड बाय आई, क्या आ रहा है, सॉरी आई नहीं, ए इंटू बी साइन अल्फा, राइट। ओके, देखिए ये जो अल्फा एंगल है ये मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल है। और बाकी थीटा जो है ना, थीटा है कि ये जो लूप है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो है थीटा, है ना। तो अभी थीटा तो वेरी कर रहा है हमेशा, है ना। और यहाँ पे अल्फा भी वेरी कर रहा है ऐसे। तो थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है कि तो इन रियलिटी क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ। जब ये जो लूप ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये जो लूप ऐसे घूम रहा है, तो एक मोमेंट पे वो बैलेंस हो गया है, टॉर्शनल टॉर्क ने इसको बैलेंस कर दिया। तो उस मोमेंट में क्या होता है, ये जो नीडल है वो रुक जाता है। वो कैसे होता है कि ये जो सिलेंडर है ना, इसमें एकदम सीधा करके ऐसे लगा रहता है सामने की तरफ, बोर्ड के बाहर ऐसे। तो अगर ये सिलेंडर घूमेगा तो ये कांटा भी ऐसे ऐसे घूमेगा, राइट। तो कहीं पॉजिटिव करंट है जो इस तरफ घूमेगा, नेगेटिव है तो दूसरी तरफ घूमेगा, तो मतलब दोनों तरफ घूम सकता है। तो जिस मोमेंट पे टॉर्क और टॉर्शनल इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे जाके ये कांटा रुक जाएगा, ठीक है, सिलेंडर और नहीं घूमेगा। तो ये कांटा अगर रुक गया तो वही हमारा मेजरमेंट है, ठीक है। तो अभी ये सिंपल सा ही है कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली क्या करते हैं इसमें, देखो कि थीटा के साथ जितना डिफ्लेक्शन उसका हो रहा है ना, उसके साथ ना करंट वेरी कर जा रहा है।
तो हमें ये तो हमारा मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़्यादा वेरिएबल सारे। तो हमने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर के केस में थोड़ा सा चेंज किया कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। यहाँ पे सीधा एकदम पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड था ना, जैसे कि एन यहाँ पे था, ऐसे यहाँ पे था, तो पैरेलली ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, लेकिन हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को लिया। देखते हैं लेने के बाद क्या होता है। रेडियल का मतलब है इसको कहते हैं हॉर्स शो मैग्नेट, और थोड़ा कॉन्केव के तरह होते हैं, कॉन्केव मैग्नेट और हॉर्स शो मैग्नेट, एन एस, राइट। ओके, तो इसमें क्या कैसे जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली ना जाके ऐसे जाता है, ठीक है, एकदम से ऐसे नॉर्थ से साउथ रेडियली आउटवर्ड जाता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा के स्क्रीन को। ओके, तो देखिए कि अभी अगर यहाँ पे लूप रहता है और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे रहता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ B एक है जो परपेंडिकुलर है, राइट। तो M और B का एंगल अल्फा जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री है। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा वो शिफ्ट हो गया, थोड़ा घूम गया है ना। कौन सा कलर ले लो, हाँ ये ब्लू वाला से दे देते, थोड़ा सा घूम गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी घूम गया। लेकिन इस बार देखिए, इस बार भी ना बी इस तरफ है एक, राइट। तो हम फिर से ले सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी में एंगल कितना है, फिर से 90 डिग्री। दैट मीन्स हमने ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेके क्या किया कि अल्फा को ना फिक्स कर दिया 90 डिग्री पर। तो अल्फा को अगर 90 डिग्री पे फिक्स कर दिया तो हमारा करंट आ जाता है सी थीटा बाई ए बी, साइन अल्फा तो गया 1। तो साइन अल्फा को हमने पूरा फिक्स कर दिया, तो इसमें हमें आ रहा है कि सी बाई ए बी एक कांस्टेंट है, क्योंकि फील्ड हमने दे रखी है और एरिया हमने फिक्स चोजन लिया है। बाकी सी तो टॉर्शनल कांस्टेंट है, तो तीनों के तीनों कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट, और थीटा। तो आई क्या हो रहा है, थीटा के प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, और वही तो चाहिए था कि हमें आई और थीटा का प्रोपोर्शनेट करके कांटा कहाँ पे रुक रहा है वो निकाल के करंट निकालना होता है ना। तो आई आ जाता है कि के थीटा। तो मान लो कि हमें यहाँ थीटा देख लिया कि 30 डिग्री आ रहा है, और बाकी के तो हमें पता है सारे गिवन चीज़ों से, तो करंट आसानी से निकल आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यही रहता है गैल्वेनोमीटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। बस इसका प्रिंसिपल ऐसे पूछते कभी बोर्ड्स में कि प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यही है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट कैरिंग लूप रखें तो उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दे तो उसमें टॉर्क आ जाता है। अभी ये टॉर्क हमने देखा है कि एक स्टेबल सा क्रिएट करता है जो कि उसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहता है, और दूसरा होता है अनस्टेबल, जब वो 180 डिग्री करके रखते हैं एम और बी पे एंगल, राइट। तो अनस्टेबल सा टॉर्क होके रहता है, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसका एप्लीकेशंस वगैरह भी होते हैं। और हाँ, एक बात और रह गया है, हाँ, क्यों इस गैल्वेनोमीटर को कम करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादा करंट क्यों नहीं। तो देखिए ऊपर इसका आंसर भी ऊपर का डायग्राम में ही है। ये जो हमने सिलेंडर लिया ना, ठीक, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कुछ ना कुछ, अगर रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, अगर इसका
हमने ऐसा ले लिया कि इस सिलेंडर में अगर हमने ऐसा इस स्ट्रक्चर में ऐसा तार लगा दिया कि ज़्यादा करंट लाने के लिए क्या करो, मोटा तार चाहिए है ना, भारी सा वजनदार वायर हमें लगाना होगा। और हल्का बहुत एक माइन्यूट करंट जाने के लिए तो एकदम हल्का सा वायर भी काफ़ी है ना। अब हम ज़्यादा करंट मेज़र करने के लिए इस प्रोसेस में अगर मोटा तार लगा देंगे, क्योंकि ये ना एक ही लूप नहीं होता है, काफ़ी सारे लूप ऐसे 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 होता है। मान लीजिए कि ऐसा एक स्ट्रक्चर है और इसमें ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके बहुत सारे होते हैं, तो इसका ना वज़न काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर हम मोटा तार यूज़ करेंगे तो इसका वज़न बहुत बढ़ता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ये ज़्यादा करंट पास करेंगे तो घूमा ना, तो ये टॉर्शनल टॉर्क के साथ इसका बैलेंस होके इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, या तो इसको घुमाना मुश्किल हो जाता है करंट पास करवा के। इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो घुमाना स्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसको अगर आप मान लो कि टॉर्क इक्वल हो गया ना, ये ऐसे जम करने लगता है क्योंकि जाके तुरंत नहीं रुकेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको रोकने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। तो ये आइडियल तो रहता नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा करंट देके इस प्रोसेस से नहीं कर सकते। उसके लिए हम शांट का यूज़ लगा दिया है एमीटर में, तो शांट का यूज़ लगा दिया तो वो एमीटर हो चुका है। तो बाकी गैल्वेनोमीटर में अगर हल्का वायर रहेगा, एकदम हल्का सा तार रहेगा, तो वज़न भी नहीं रहेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं रहे उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो उसका मतलब क्या बोलते हैं, आलसी नहीं होगा, क्विक रेस्पॉन्स करेगा। और हल्का सा करंट देंगे भी तो भी ये घूम पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कम करंट के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है। तो थैंक यू, जितना टाइम होना था उससे ज़्यादा ही मैंने बकबक कर लिया। तो आई होप